स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वेदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस सीरीज के अंदर हम फाउंडेशन लेवल के कुछ बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, इस सेशन के अंदर हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। अगर चैनल आपको पसंद आए, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस सेशन को हर एक फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो किसी भी स्टेट बोर्ड की क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। Which of the following have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force? इसमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो है जब हम आउटसाइड फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है। देखिए एक बात समझते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने यहाँ पर तीन ही पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। राइट। अब इन तीनों के अंदर में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड्स की अगर मैं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करूं या एटम्स के अरेंजमेंट की बात करूं तो वो बेहद पास पास होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ इनके एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई भी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, तो मैं कह सकती हूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या है, लीस्ट है। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, अवेलेबल होता है। वहीं पे अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या रहता है, वो मॉडरेट रहता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या रहता है, मॉडरेट ही रहता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इसके एटम्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेहद कम रहता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बेहद ज्यादा रहता है। ठीक है। अब जब हम कोई आउटसाइड फोर्स लगाएंगे, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, तो यहाँ पर जो सॉलिड्स हैं क्योंकि उसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और स्पेस कोई खास प्रेजेंट नहीं है, तो आप कितना भी फोर्स लगाओगे यहाँ पर आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर अगर आप गैसेस के ऊपर में प्रेशर लगाओगे ना तो ये बहुत इजीली क्या कर देंगे, अपनी शेप को चेंज कर देंगे। ठीक है। ऐसा एक डेली लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो हमने देखा भी है, जब हम गैस को क्या करते हैं, हाई प्रेशर से क्या करते हैं, किसी बलून के अंदर फिल करते हैं, तो वो बलून की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। वहीं पे अगर आप किसी सॉलिड वुडन टेबल के ऊपर में फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो आप इजीली शेप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉलिड्स हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं एरोसॉल्स की बात करूं तो एरोसॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, एरोसॉल्स जो है वो एक टाइप की कम कोलॉइड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड्स को क्या किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है। जहां पे सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है गैशियस मीडियम के अंदर। किसके अंदर, गैशियस मीडियम के अंदर। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक टाइप के कोलॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आपको क्या बताना है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताना है। ठीक है। देखिए अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि जो आइस है वो 0 डिग्री या उससे नीचे क्या होता है, फ्रीज होता है। ठीक है। अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूं तो आइस की जब हम फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होता है, आइदर 0 डिग्री या फिर उससे कम और लेस। राइट। तो 0 डिग्री या 0 डिग्री से ऊपर अगर हम टेम्परेचर को कर देते हैं तो वो सब कहाँ पे होगा, वहां पर हमें सॉलिड आइस देखने को नहीं मिलती, वहां पर हमें क्या मिलता है, हमें लिक्विड फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपसे टेम्परेचर पूछा गया है ना, वो आइडियली किसके अंदर में पूछा गया है, वो केल्विन के अंदर में पूछा गया है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में। तो हमें क्या करना होगा, इस टेम्परेचर को केल्विन्स में चेंज करना होगा। केल्विन्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में 273.15 ऐड कर दिया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास में, फ्रीजिंग पॉइंट या कह लो या मेल्टिंग पॉइंट कह लो। ठीक है। बेसिकली 0 डिग्री वो टेम्परेचर होता है जहां पर जो पानी है ना
वो सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज होना शुरू होता है। कहाँ से? लिक्विड स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आपको लिक्विड का भी मिलता है और कुछ कंपोनेंट आपको सॉलिड का भी मिलता है। ठीक है, तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, यही मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और 0 डिग्री से लेस जाएगा तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर प्रेजेंट होता है एज ऑफ नाउ। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, जीरो वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जैसे ही मैं इसमें 273.15 ऐड करूंगी, ये जो टेम्परेचर है वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 273.15। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड्स का, वो ज्यादा रहता है सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए अभी हम बात करके आए थे, जो सॉलिड्स है ना, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं लिक्विड के साथ में कंपेयर करूँ तो लिक्विड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। ठीक है, अब डिफ्यूजन बेसिकली क्या क्या फिनोमेना होता है, जब एटम्स जो है ना वो अपने आप ही क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये डिफ्यूजन शो नहीं करते, जबकि लिक्विड्स जो है वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूजन शो करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन शो नहीं करते, मॉडरेट रेट पर डिफ्यूजन शो करते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, गैसेस के अंदर देखने को मिलेगा, और उसका सीधा सीधा रीजन है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बेहद ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से हाई डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो हमारे पास में क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। बिल्कुल बात क्या है, ठीक है। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये बात भी क्या है, एकदम सही है। देखिए इसके लिए भी हमें इन्हीं दो फैक्टर्स को देखना होगा। अगर मैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में बात करूं तो गैसेस के अंदर में स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और इसी को हम क्या कह देंगे कि गैसेस हमारे पास में क्या हो गई हैं, कंप्रेस हो गई हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, कि गैसेस कैसी होती है, कंप्रेसिबल इन नेचर होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर मैं कह सकती हूँ बोथ वन एंड टू, दोनों ही ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस इन लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। जब हम सॉलिड्स और लिक्विड को कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या पाया गया है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड के केसेस में कम होते हैं और सॉलिड के केसेस में ज्यादा होते हैं। बात क्या है, एकदम ठीक है। ठीक है, सॉलिड्स के केस में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, इसी की वजह से तो एटम्स जो है वो क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ लिक्विड कैन इजीली बी चेंज। बिल्कुल बात ठीक है, जैसे ही आप किसी लिक्विड को दूसरे कंटेनर के अंदर में क्या करते हो, पुट करते हो, वो उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो उसकी शेप को इजीली चेंज कर पाना क्या है, आसान काम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन इजीली बी चेंज। देखिए वॉल्यूम को चेंज कर पाना आसान काम नहीं है। ठीक है, आप वॉल्यूम को इजीली चेंज नहीं कर सकते, जबकि आप इजीली किसको चेंज कर सकते हो, आप शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 लीटर क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, उसको आप एक ग्लास में डाल दो या फिर आप एक टब में डाल दो,
फर्क नहीं पड़ता, उसका क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहने वाला है। ठीक है, उसका क्वांटिटी हमेशा क्या रहने वाला है, 1 लीटर ही रहने वाला है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज नॉट इजी टू चेंज। बात क्या है, एकदम ठीक है, हम वॉल्यूम को इजीली चेंज नहीं कर सकते, जबकि हम शेप को क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ वी कन्वर्ट 287 केल्विन्स, इस बार आपको टेम्परेचर किसमें दिया गया है, केल्विन्स में दिया गया है। ठीक है, देखिए अभी 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 हम एक फॉर्मूला देकर आए थे, जब जब टेम्परेचर आपको किसमें दिया हो, डिग्री सेंटीग्रेड्स में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर में 273 केल्विन्स ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 273 केल्विन ऐड कर देते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, केल्विन्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, केल्विन्स में चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करोगे, आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो आपका केल्विन्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, केल्विन्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। इस बार आपको जो टेम्परेचर है ना वो ऑलरेडी केल्विन में दिया गया है और आपसे डिग्री सेंटीग्रेड्स में टेम्परेचर निकालने को कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इस 273 को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन, जो कि कितना है, 287 है। और इसमें से 273 को मैं क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब यहाँ से जो मेरे पास टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड्स में आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड्स के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखिए आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से कौन सा जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहने वाला है। डिफरेंट आपको क्या दिए हैं, आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है या कौन सा मेटल एटम जो है वो कैसा रहने वाला है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहने वाला है। देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट से हमें इतना समझ में आता है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हीट का कंडक्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे पास में सॉलिड एटम्स होते हैं, जितने भी हमारे पास में सॉलिड स्पीशीज होती है, क्योंकि उनके एटम्स क्या हैं, एक दूसरे के नजदीक है, एटम्स आर क्लोजर। ठीक है, और एटम्स क्लोज क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बेहद ज्यादा है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहद ज्यादा होने की वजह से एटम्स क्या है, पास पास प्रेजेंट है। तो हीट जो है इजीली क्या हो पा रही है, ट्रांसफर हो पा रही है। हीट जो है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इजीली क्या हो पा रही है, ट्रांसफर हो पा रही है। ठीक है, वहीं पे अगर कोई एटम का अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिक्विड के एटम्स के अरेंजमेंट की बात करूँ, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, मान लीजिए लिक्विड्स के अंदर में। ठीक है, अब क्योंकि एटम्स एक दूसरे के पास नहीं है, एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर कर पाना क्या है, मुश्किल काम है। इनके बीच में हीट का ट्रांसफर हो पाना क्या है, मुश्किल काम है। इसीलिए जो लिक्विड है वो इजीली हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर कैसा होता है, सॉलिड होता है। सिल्वर भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड होता है। मतलब इसके एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से ये फिर कंडक्शन शो नहीं कर पाएगा। ये मैं कह सकती हूँ कैसा हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पास्कल। ये दोनों ही क्या है, प्रेशर की यूनिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समझना होगा ये दोनों ही क्या है, हमारे पास में प्रेशर की यूनिट्स हैं, चाहे हम एटीएम की बात करें या फिर हम पास्कल्स की बात करें। ठीक है, मैं पूरी इनकी स्पेलिंग्स नहीं लिख रही हूँ, मैं केवल इनके एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इन दोनों को इंटर कन्वर्जन के अंदर इस्तेमाल करना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। 1 एटीएम जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 101
325 पास्कल्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 101,325 पास्कल्स के इक्वल होता है। ठीक है। कभी आपको अगर इंटर कन्वर्ट करना हो तो आप इस कन्वर्जन को क्या कर पाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे जरा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब देखिए, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो कुछ इस फॉर्म में नहीं दिए हैं। आपको जो ऑप्शंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं। किसकी फॉर्म में दिए हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं। तो हमें इसे क्या करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है। क्योंकि मैंने 5 डिजिट्स को क्या किया है, शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁵ पास्कल्स आ जाएगा। ठीक है। अब हम ऑप्शंस को मैच करना शुरू करते हैं। देखिए, ये किससे रिजेंबल कर रहा है? 1.01। इसने सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स का इस्तेमाल किया है, तो हम भी केवल 2 ही डिजिट्स को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। और जब हम 2 डिजिट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट? देखिए, एवोगैड्रो कांस्टेंट बेसिकली क्या बताता है? जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ना कि 1 डजन मतलब क्या? 1 डजन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी यूनिट्स में प्रेजेंट है? 12 यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब वो यूनिट्स जो है वो फ्रूट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बनाना खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि 1 दर्जन बनाना दे दो या 1 डजन बनाना दे दो, मतलब 12 बनानास दे दीजिए। कितने बनानास दे दीजिए? 12 बनानास दे दीजिए। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर में हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब ये आयंस भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ये कोई भी स्पीशीज हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर एज ऑफ नाउ हमें क्या करना है? हमें केवल इसकी मैग्नीट्यूड को बताना है। हमें केवल क्या करना है? इसके मैग्नीट्यूड को बताना है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में भी ना आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। क्या गिवन है? आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको क्या करना है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। ठीक है। एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is responsible for which of the following unusual property of water या ice? बेसिकली आप पानी की ही बात कर रहे हैं। पानी को जब हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया होगा तो उसको हमने क्या कह दिया है? आइस से रिप्रेजेंट कर दिया है। जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसको क्या बोल देंगे? लिक्विड वाटर बोल देंगे। ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम वाटर मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसने क्या कहा है कि वाटर मॉलिक्यूल की जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं वो किस लिए प्रेजेंट है। ठीक है। या कौन सी अनयूजुअल प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण प्रेजेंट होती है, हमें उन सभी स्टेटमेंट्स को पहचानना है। ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्रीज। ठीक है। ये तो कोई अबनॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, और ये जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो नहीं है। ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ क्या है? करेक्ट है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ठीक है। ये भी क्या है? यूजुअल है। ये अबनॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। वाटर के अंदर में जो फ्यूजन का रेट है या फिर मैं कह सकती हूँ वेपराइजेशन का रेट है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि आप लिक्विड वाटर को किसमें चेंज कर पाओ? वेपर्स में चेंज कर पाओ। ठीक है। इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बेसिकली वो छुपी हुई एनर्जी होती है जो हमें देनी पड़ती है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक वाटर जो है, लिक्विड वाटर जो है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है।
इट्स सॉलिड फॉर्म आइस बीइंग हेवियर देन लिक्विड वाटर। अब ये स्टेटमेंट को जम नहीं है, ये क्या कह रहा है कि जो सॉलिड आइस है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर विच इज आइस ओनली, ठीक है, वो क्या होती है, हेवियर होती है लिक्विड वाटर से। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जब हम आइस कोल्ड वाटर पीते हैं तो उसके अंदर में जो आइस क्यूब्स है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लोट करती हैं। वो क्या करती हैं, हमेशा ऊपर की तरफ फ्लोट करती हैं। उसका रीजन है, जो आइस की डेंसिटी है ना, वो क्या होती है, लेस होती है। आइस की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, लेस होती है वाटर से, ठीक है। जबकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। वाटर डेंस होने की वजह से नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और आइस जो है वो लेस डेंस होने की वजह से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये क्या है, आइडियली होना क्या चाहिए था, आइडियली आइस जो है वो क्या है, सॉलिड है। आइस जो क्या है, वो सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। यही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। और पानी जो है वो क्या है, लिक्विड है। पानी जो है वो क्या है, लिक्विड है, तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये अब नॉर्मल बिहेवियर हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखने को मिलता है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। मतलब करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, मैं वो एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या बना लेता है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। ये क्या बना लेता है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। कैसे होते हैं, खाली होते हैं। इसी एम्प्टी नेचर की वजह से ये क्या होते हैं, इनका डेंसिटी लेस होता है। इनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। और लेस डेंस होने की वजह से ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन द लॉ। जब जब हम बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ए कंपाउंड है जो बी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और सी और डी का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा हम एक लॉ बचपन में पढ़ के आते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा एक और लॉ भी हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल रहने वाला है, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल रहने वाला है, ठीक है। ये लॉ अगर आप में से किसी को याद हो तो किसने दिया था, ये जो लॉ है वो किसने दिया था, लेवोशियर करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने इस लॉ को क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो किस पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कंबाइनिंग वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन हम क्या बोलते हैं, जब कोई कंपाउंड क्या हो रहा हो, फॉर्म हो रहा हो, और उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास के अंदर कंबाइन करते हैं। और ये लॉ हमें किसने दिया था, ये लॉ हमें प्राउस्ट ने दिया था। ये किसने दिया था लॉ हमें, प्राउस्ट करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने इस लॉ को क्या किया था, प्रपोज किया था। जिन्होंने इस लॉ को क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन एक ही बात है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। बात ध्यान से सुनिएगा, एटम्स ऑफ सेम टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बार हमने नाइट्रोजन को कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ में, तो उसने क्या बनाया, N2O5 बनाया। और एक बार हमने उसको कंबाइन किया तो उसने क्या बना दिया, NO2 बना दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो दोनों ही नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहे हैं। और इसके केस में जब मैं इस ऑक्सीजन को O1 नाम दे देते हैं मान लीजिए,
और इस ऑक्सीजन को नाम लेते हैं O2। जब मैं इस O1 और O2 का रेशियो कंबाइन करता हूँ ना तो वो हमेशा क्या आता है, एक होल नंबर आता है। एक क्या आता है, होल नंबर आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ये तो देखिए अभी अभी हम देख कर आए थे, जब कोई एक कंपाउंड की बात हो रही हो, जब हम क्या कर रहे हो, किसी एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा हो, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया जा रहा हो, कंपेयर किया जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम डिफरेंट कंपाउंड्स की क्या करते हैं, बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के किसी एक कॉमन एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं, तो फिर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की मदद लेते हैं। तो फिर हम किसकी मदद लेते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन की मदद लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जैसा कोई लॉ हमने पढ़ा ही नहीं है। और कंजर्वेशन ऑफ मास तो अभी अभी हम देख कर आए थे, जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखिए डिफरेंट कंपाउंड्स के किसी एक कॉमन एलिमेंट को कंपेयर किया है और वहां से हम उसकी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहा है, कि हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who came to the conclusion that in every chemical reaction, total masses of all the reactants is equal to the mass of the product, and this is known as the law of conservation of mass। अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ये जो लॉ है ये किसने प्रपोज किया था, एंटोनी वॉन लेवोशियर ने प्रपोज किया था। और इनके बारे में मैं खास बात बताती हूँ, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज ही लेड डाउन some basic laws of chemical sciences। ठीक है, जितने भी मेटल एटम्स या जितने भी हमारे पास में मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन सब के बहुत ही बेसिक लॉज को किसने प्रपोज किया था, केमिकल साइंसेस। ठीक है, उन सब के जो बेसिक लॉज हैं वो किसने दिए थे, वो लेवोशियर और प्राउस्ट ने मिलकर दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको मोल्स गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, कितने, 0.5। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है। और हम सब जानते हैं जो नाइट्रोजन है वो डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक नाइट्रोजन का मास 14, तो दो एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 ग्राम्स हो जाएगा। अब मैं अगर मोल के फॉर्मूले की बात करूँ तो मोल का फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसके इक्वल हो जाएगा, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, मोलर मास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं देखिए क्या करूंगी, सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट कर दूंगी और देखिए आंसर को कैलकुलेट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मोल आपको कितना गिवन है, 0.5 गिवन है। ये मोलर मास को जब मैं इधर लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अभी निकाला 28, तो मास हमारे पास में कितना आ जाएगा, मास हमारे पास में आ जाएगा 14 ग्राम्स। कितना आ जाएगा, 14 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बाईवेलेंट मेटल एटम है। क्या है, एक बाईवेलेंट मेटल एटम है जिसका मास आपको दिया गया है। जिसका मास आपको कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ दिस मेटल। आपको क्या करना है, इसके नाइट्रेट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास बताना है। ठीक है, देखिए ये जो मास है ये क्या दिया गया है, इक्विवेलेंट मास दिया गया है। कौन सा मास दिया गया है, इक्विवेलेंट मास दिया गया है। अब आप कहेंगे इक्विवेलेंट मास के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो इक्विवेलेंट मास है ना वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास में मोलर मास
डिवाइडेड बाय वैलेंसी के इक्वल होता है। और क्योंकि जो स्पीशीज है वो कैसी है, बाई वैलेंट है, मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना, 32। यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना, 2, तो इसका मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मोलर मास जो है वो 64 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं कैपिटल एम से क्या कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया है, यहाँ पे मेरे पास में मेटल एटम का मोलर मास आ गया है। अब मुझे क्या करना है, उसके सॉल्ट के बारे में बात करनी है। अब मुझे क्या करना है, उसके सॉल्ट के बारे में बात करनी है। तो एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी मेटल एटम है जो कि क्या है, बाईवेलेंट है, तो मतलब +2 वैलेंसी है। और नाइट्रेट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, NO3 - 1। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, MnO3 होल ट्वाइस। अब आपको इसका क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। मेटल एटम का मोलर मास अभी अभी हमने निकाला कितना, 64। नाइट्रेट जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14, एक ऑक्सीजन एटम्स का मास होता है 16, और यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, केवल इन सब को सॉल्व कर लेना है। इन सब को केवल आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 16 3 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जब आप इन सब को सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 188 के इक्वल। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 188 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सबको केवल ऐड कर देना है। आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, और ये किससे रिजेंबल कर जाएगा, ऑप्शन सी से रिजेंबल कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास। अब आपको क्या करना है, इन सब के मासेस को कैलकुलेट करना है, इन सब के मासेस को क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार मैं इसको क्या कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, अब इन सब के रिस्पेक्ट में देखो मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। अब इन सब के रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। ठीक है, एक एक करके मैं सबके लिए क्या निकाल लेती हूँ, मास निकाल लेती हूँ। सबसे पहले वाटर के लिए निकाल लेते हैं, तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास में क्या गिवन है, सुक्रोज गिवन है, C12H22O11। आप चाहो तो इसका मोलर मास निकाल लेना। मुझे इसके मोलर मास की वैल्यू याद है, ये हो जाएगा हमारे पास में 342 ग्राम्स। ये कितना हो जाएगा, मैं इसको जरा वापस से लिख देती हूँ क्लियरली। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 342 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे पास में क्या गिवन है, फिर हमारे पास में CaCO3 गिवन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, 2 मोल्स गिवन है। इसका मोलर मास हो जाएगा 100। यहाँ पर भी आप इसको क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और लास्टली देखिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, कितने मोल्स, 4 मोल्स, और एक CO2 का मास होता है 44 ग्राम्स। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 44, ये हो जाएगा 176। ये कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 171 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, आपको क्या बताना है, हाईएस्ट मास बताना है। आप मुझे बता सकते हैं कि हाईएस्ट मास यहाँ पे किसका प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स हाईएस्ट मास यहाँ पे किसका दिया गया है, CaCO3 का मास दिया गया है। हाईएस्ट मास किसका दिया गया है, CaCO3 का मास दिया गया है। ठीक है, तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब ये बहुत ही इजी है। आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब ये वैल्यूज ना आपको केवल देखो क्या करनी होंगी, मेमोराइज ही करनी होंगी। ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको एज इट इज क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। सिमिलरली आपसे एक मिलता जुलता क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछ लेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के इक्वल हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ चार्ज के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अ मिक्सचर कंटेनिंग 15 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 25 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक बार डेटा यहाँ पे मेंशन कर लूँ। कार्बन है हमारे पास 15 ग्राम्स और ऑक्सीजन है आपके पास में 25 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद देखो इसने क्या किया है, इसने इस मिक्सचर को हीट किया है। इसने इस मिक्सचर को क्या किया है, हीट किया है। और फिर जो आपके पास में टोटल मास है वो कितना प्रेजेंट है, 140 ग्राम्स प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, 140 ग्राम्स प्रेजेंट है। व्हाट विल बी द मास ऑफ द सील्ड फ्लास्क आफ्टर हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, हीटिंग के बाद कितना मास प्रेजेंट होगा। देखिए एक बार रिएक्टेंट्स की मैं बात कर लेती हूँ। रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना है, कार्बन प्लस O2। कार्बन का मास कितना, 15 ग्राम्स। O2 का मास कितना, 25 ग्राम्स। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फ्लास्क की। अब बात करते हैं फ्लास्क की। देखिए टोटल वेट कितना है, 140, और रिएक्टेंट्स का वेट कितना है, 40। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास सील्ड फ्लास्क का मास नहीं आ जाएगा। जब मैं 140 में से 40 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में फ्लास्क का मास आ जाएगा, जो कि कितना आ गया है, 100 ग्राम्स। जो कि कितना आ गया है, 100 ग्राम्स के इक्वल आ गया है। ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या एटमिसिटी। किसी भी कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के जब हम टोटल एटम्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जब हम टोटल एटम्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एटमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्यूचर में कभी आपको ये टर्म्स डिफाइन ना भी किया गया हो क्वेश्चन में, तो आपको खुद से समझना होगा। ठीक है, अब देखिए MgSO4 की अगर मैं बात करूं, MgSO4 डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो क्या प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। उसके बाद चार क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद 7 मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है, वाटर के प्रेजेंट है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मतलब 3 एटम्स ये हो गए। इन सबको क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में एटमिसिटी आ जाएगी 7 3 जा 21। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल हो जाएगा। तो कितनी एटमिसिटी आ गई है, 27 आ गई है। कितनी आ गई है, 27 आ गई है। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं CaCO3, ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम कैल्शियम का है, एक कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन के हैं। तो 3 और 2 5 प्रेजेंट है। इसी तरह से मैं पूछ लूँ वाटर की अगर मैं बात करूँ, तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह से CO2 की बात करूँ तो यहाँ पे एक एटम कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह से मैं NH3 की बात करूँ तो कितने हो गए, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इस तरह किसी की भी एटमिसिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप किसी की भी एटमिसिटी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ अ हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोटोप्स। आपको क्या बताना है, आपको एटॉमिक वेट बताना है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट बेसिकली बताना है। देखिए एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, जब भी दो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट परसेंटेज के अंदर में लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला जो आइसोटोप है वो 25% प्रेजेंट है और उसका मास कितना है, 64.2। और जो दूसरा आइसोटोप है उसका मास कितना है, 65.3 प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, तो अगर 100% कोई चीज प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से एक कंपोनेंट क्या है, 25% है, और आपको दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है, P2 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरे आइसोटोप का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, जो कि कितना है, 75% आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। जो एवरेज एटॉमिक मास है उसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, P1 इंटू N1 प्लस P2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो हमेशा किसमें दी होती है, 100 में ही दी होती है, तो इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। P1 कितना
सिमिलरली P2 कितना 75 और M2 कितना है 65.3 गिवन है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसे क्या कर लिया जाएगा, कैलकुलेट कर दिया जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 65.2 समथिंग। ये कितना आ जाएगा 65.025 के बराबर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज। देखिए जो मास ऑफ एल्यूमिनियम है ना, जो एल्यूमिनियम है वो किसके बराबर होता है, 27 यू के बराबर होता है। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास हो जाएगा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का यूनिफाइड मास किसके बराबर होता है, जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 13 होता है। वो कितना होता है 13 होता है। और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, जो एटॉमिक मास है जिसको हम कैपिटल ए से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना 27, प्रोटॉन्स कितने हैं 13। तो बचे हुए न्यूट्रॉन्स क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14 के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या बता रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रही है। जो कि क्या बता रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रही है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14 और प्रोटॉन्स कितने हैं 13। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमें आज की क्लास में क्या करने थे, डिस्कस करने थे। होपफुली आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसी तरह से और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट हर उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कर सकते हैं जो किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए क्या कर रही है, अपीयर कर रही है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो ना सिर्फ आपके सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर हेल्पफुल होंगे, बल्कि अगर आप एस्पिरेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उसके अंदर में भी काफी बेनिफिशियल क्या रहने वाले हैं, साबित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।